नमस्कार। शेयर बाजार में ना कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो सबको चौंका देता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ 30 सितंबर को केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के साथ। सोचिए, एक ही दिन में स्टॉक 10% से ज्यादा नीचे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? क्या कोई बहुत बुरी खबर आ गई थी? चलिए आज हम मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। हाँ, यही वो एक सवाल था जो उस दिन हर ट्रेडर और हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा था कि भाई अचानक से ऐसा क्या हो गया। क्या कंपनी के नतीजों में कोई दिक्कत थी या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था। -10.8%, करीब करीब 11%। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं था, ये तो एक भूचाल जैसा था। और बस इसी वजह से हमें लगा कि इस गिरावट की तह तक जाना तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले उस दिन के पूरे माहौल को समझते हैं। क्योंकि देखिए, ये गिरावट भले ही अचानक आई हो, लेकिन इसकी जमीन पहले से तैयार हो रही थी। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो पता चलता है कि केपीआईटी का स्टॉक ना पहले से ही काफी दबाव में था। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। असल में ये पिछले करीब 12 महीनों में आई एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट थी। और तो और स्टॉक लगातार कई दिनों से गिर ही रहा था। मतलब माहौल पहले से ही थोड़ा नाजुक बना हुआ था। तो सवाल ये है कि अगर माहौल पहले से ही कमजोर था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इतनी बड़ी 10% की गिरावट आ गई? चलिए अब इसके असली ट्रिगर्स का पता लगाते हैं। और इसकी वजह वो सीधे कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से ही सामने आई। इस तेज गिरावट के पीछे कोई खराब रिजल्ट या कोई बुरी खबर नहीं थी। वजह थी एक बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का अचानक से ढेर सारे शेयर्स बेच देना। अब जरा सोचिए, जब मार्केट में अचानक इतनी बड़ी सप्लाई आ जाएगी तो खरीदारों पर तो दबाव बनेगा ही और कीमत तेजी से नीचे जाएगी। और ये बात ना ये चार्ट बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, 30 सितंबर को जो ट्रेडिंग वॉल्यूम था वो अपने 20 दिन के एवरेज से कितना कितना ज्यादा था। ये कोई छोटी मोटी बिकवाली नहीं थी, ये तो एक सुनामी की तरह थी जिसने मार्केट में वॉल्यूम का एक जबरदस्त स्पाइक ला दिया। अच्छा, अब थोड़ी टेक्निकल बात करते हैं। स्टॉक का जो आरएसआई है यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वो गिरकर 29 पर आ गया। अब आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि जब आरएसआई 30 से नीचे चला जाता है तो ये माना जाता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है, मतलब जरूरत से ज्यादा बिक चुका है। और इससे होता ये है कि पैनिक में आकर और भी लोग बेचने लगते हैं। तो हुआ ये कि ये सारे टेक्निकल फैक्टर्स एक साथ आ गए। एक तरफ भारी वॉल्यूम, दूसरी तरफ ओवरसोल्ड आरएसआई और ऊपर से पहले से चली आ रही गिरावट। इन सब ने मिलकर एक स्टॉप लॉस कैस्केड शुरू कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे स्टॉक नीचे गिरता गया, लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते गए, जिससे और ज्यादा बिकवाली हुई और ये गिरावट एक झरने की तरह बढ़ती ही चली गई। चलिए अब इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि फ्लो और फंडामेंटल्स में आखिर फर्क क्या होता है। तो ये जो फ्लो लेड सेलिंग होती है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि स्टॉक की कीमत इसलिए नहीं गिरी कि कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। नहीं, वो सिर्फ इसलिए गिरी क्योंकि किसी ने बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर्स बेच दिए। ये पूरा खेल पैसों के आने जाने यानी फ्लो का था, कंपनी के फंडामेंटल्स का नहीं। और देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। जब कोई गिरावट फंडामेंटल्स की वजह से होती है ना, तो इसका मतलब है कि कंपनी के भविष्य को लेकर कोई चिंता की बात है। लेकिन जब गिरावट फ्लो बेस्ड होती है, जैसे इस केस में, तो कंपनी की कोर स्टोरी वैसी ही रहती है, बस मार्केट में सप्लाई और डिमांड का बैलेंस कुछ देर के लिए बिगड़ जाता है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, जेपी मॉर्गन जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने भी बिल्कुल यही कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तेज गिरावट के पीछे उन्हें कोई भी फंडामेंटल कारण नजर नहीं आता। इससे ये बात और भी पक्की हो जाती है कि ये एक फ्लो बेस्ड सेलिंग ही थी। तो अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस पूरी घटना पर एक्सपर्ट्स यानी ब्रोकरेज हाउसेस और खुद कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना था। देखिए, ये बात तो सच है कि बिकवाली का मुख्य कारण फ्लो था, लेकिन एक और बात थी। ब्रोकरेज हाउसेस ना शॉर्ट टर्म को लेकर थोड़े सावधान थे। जैसे कि गोल्डमैन सैक्स का मानना था कि Q2 यानी सितंबर तिमाही थोड़ी सुस्त रह सकती है। अब इस तरह की बातों से भी मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा तो नरम पड़ता ही है। ये टेबल दोनों बड़े ब्रोकरेज के व्यू को अच्छे से समराइज करती है। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि शॉर्ट टर्म में यानी FY 25-26 के लिए दोनों ही थोड़ी सुस्ती की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जब बात मीडियम टर्म यानी FY 27-28 की आती है, तो दोनों को ही फिर से एक मजबूत ग्रोथ की उम्मीद है। लेकिन ब्रोकरेज की इस सावधानी के बीच कंपनी मैनेजमेंट का मैसेज एकदम क्लियर और कॉन्फिडेंट था।
उन्होंने साफ कहा कि उनके पूरे साल के रेवेन्यू और मार्जिन गाइडेंस में कोई भी बदलाव नहीं है। मतलब कंपनी की तरफ से कहानी पूरी तरह से स्थिर थी, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आगे क्या? अब से इन्वेस्टर्स को किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए? आगे का रास्ता मुख्य रूप से इन 4 बातों पर टिका होगा। पहला, Q2 के असल रिजल्ट्स कैसे आते हैं। दूसरा, कंपनी की कमेंट्री कैसी रहती है, खासकर नए ऑर्डर्स और रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर। तीसरा, केयरसॉफ्ट के इंटीग्रेशन में क्या प्रोग्रेस है। और चौथा, इन रिजल्ट्स के बाद ब्रोकरेज अपने टारगेट्स और रिपोर्ट्स को कैसे अपडेट करते हैं। और आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या इस तरह की फ्लो बेस्ड गिरावट, जहां कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी समझना चाहिए, या फिर ये एक वार्निंग साइन है कि शायद बड़े इन्वेस्टर्स को कुछ ऐसा पता है जो अभी तक पब्लिक में नहीं आया है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो खैर वक्त और कंपनी की परफॉर्मेंस ही देगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखें, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना ही सही रहता है।